तो दोस्त एक बार मैं फिर से आपके लिए इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर के हाजिर हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक से मैं पिछला 2 वीडियो डाल चुका हूं, यानी कि ये तीसरी जा रही है इलेक्ट्रिक से, और सेट जा रहा है 31 यानी कि 31वां सेट जा रहा है। तो दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है आरआरबी एग्जाम के लिए। साइंस से अगर इससे सवाल आते हैं तो इससे बाहर नहीं जाने वाला है। अभी तक मैंने 31 सेट दे रखा है दोस्त साइंस से। 31 सेट का मतलब समझ लीजिए, प्रत्येक सेट में 20 क्वेश्चन था। अब 20 क्वेश्चन के हिसाब से 31 सेट का समझ लीजिए कितना हो गया। 620 क्वेश्चन लगभग मैं प्रोवाइड करा चुका हूं दोस्त। तो क्या कीजिए कि वीडियो शुरू से अंत तक के देखिए और नोट करते चलिए क्वेश्चन आंसर को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग पीडीएफ मांग रहे हैं, ठीक है दोस्त, आपके लिए जरूरी है पीडीएफ, मैं समझ रहा हूं उस चीज को, लेकिन सिर्फ मैं इसी का पीडीएफ नहीं दूंगा दोस्त, मैं इसमें बहुत कुछ ऐड करके दूंगा पीडीएफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। समझिए इस चीज को, सिर्फ इसी का पीडीएफ मैं बना के दे दूं तो आज के आज दे दूंगा, कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे बेस्ट उसमें करके दे दूं ताकि आपके फायदे के लिए हो। समझिए इस चीज को, थोड़ा सा वक्त दीजिए दोस्त, मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम होता है। मैं भी नौकरी करने वाला आदमी हूं, मैं भी रेलवे में नौकरी करता हूं, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है दोस्त, मैं अकेला हूं और अकेला ही क्या करता हूं, नौकरी पे जाता हूं, नौकरी पे जाने के बाद यहां आता हूं, फिर आप लोगों के लिए मटेरियल तैयार करके फिर आप लोगों के लिए मैं ये सेट लेकर के आता हूं। तो समझिए थोड़ा सी बात को, मैं सिर्फ पीडीएफ ही प्रोवाइड नहीं कराऊंगा दोस्त, मैं आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट पे भी काम कर रहा हूं। मैं लिंक एक जनरेट करूंगा, 1 सप्ताह मुझे समय दीजिए, 1 सप्ताह मैं जितने भी वीडियो में पढ़ा चुका हूं अभी तक साइंस का दोस्त, उसका एक लिंक जनरेट करूंगा मॉक टेस्ट के लिए। आप उस लिंक पे जाकर के क्या कीजिएगा कि मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जितने भी पढ़े हैं उस सभी का उससे उसी से रहेंगे चैप्टर से मॉक टेस्ट में, और सबको बारीकी से मॉक टेस्ट लूंगा। और जितने भी मॉक टेस्ट लोग देंगे, जितने भी टॉप 10 में आएंगे, उन सभी का नाम दोस्त मैं पब्लिश करूंगा अपने चैनल पे, सभी का बताऊंगा, बशर्ते उस मॉक टेस्ट में अपना नाम, पिताजी का नाम और कहां से है, किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्त, ये मेंशन कर दीजिएगा ताकि आपको पकड़ में आए कि हां ये मेरा लिस्ट में नाम है। तो मैं उस पर भी काम कर रहा हूं, बस 1 सप्ताह दीजिए मुझे समय, 1 सप्ताह में मैं सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा, मैं आपके लिए करूंगा। मुझे पता है स्टूडेंट का तकलीफ क्या होता है दोस्त, मैं भी एक स्टूडेंट रह करके उसके बाद मैं यहां जॉब कर रहा हूं। अब मुझे पता है कि क्या तकलीफ होती है जब नौकरी नहीं होती है, तो गांव समाज में क्या होता है मुझे पता है, मैं अच्छी तरह से देख रखा हूं दोस्त, मैं भी बहुत इंटीरियर एरिया से आता हूं और मुझे पता है वो चीजें। इसलिए दोस्त थोड़ा सा समय दीजिए, मैं बिल्कुल आपके लिए सब कुछ करूंगा और 40 में 40 मार्क्स मैं दिवाऊंगा, ध्यान रखिए इस चीज को। हाँ, अब बहुत लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि केमिस्ट्री कब होगा, बायोलॉजी कब होगा। प्रिय दोस्त, मेरे भाई एवं बंधुओं, मैं बहुत जल्द फिजिक्स खत्म करने के बाद केमिस्ट्री पे आऊंगा, केमिस्ट्री खत्म करने के बाद बायोलॉजी पे आऊंगा, सब खत्म करने के बाद एक मिक्स सेट चलाऊंगा, और तब तक पिछला जो है मॉक टेस्ट में जो लिंक जारी करूंगा उसके तहत मॉक टेस्ट मैं लेता रहूंगा और नाम पब्लिश करता रहूंगा। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए करने जा रहा हूं, मुझे पता है कि स्टूडेंट का तकलीफ क्या होता है। चलिए, मैं इलेक्ट्रिक से यानी विद्युत से जो तीसरा आज क्लास ले रहा हूं, उसका मैं क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं दोस्त आपके लिए, उसका क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। बिल्कुल समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, भूलिएगा नहीं, इस तरह से समझाएंगे, अब विश्वास रखिए, 40 में 40 मैं दिला के रखूंगा। ध्यान रखिए, मेरे पे भरोसा रखिए, कहीं नहीं जाएगा क्वेश्चन, इससे कहीं नहीं बाहर जाएगा, मैं जितना दे रहा हूं बस उतना पढ़िए आप। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं दोस्त। दोस्त क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दे दिया है कि यदि कोई बल्ब एक परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है, कई बल्ब है जुड़े हुए पैरेलल में, अगर एक बल्ब क्या होता है कि फ्यूज हो जाता है, ठीक है, तो अन्य बल्ब के साथ क्या होगा ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है सवाल, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जेई में पूछा गया है, एलपी में तो अब दोबारा नहीं पूछा था, जी नहीं, जेई में पूछा, एलपी में रिपीट कर दिया ना क्वेश्चन, तो बहुत ऐसे होते हैं कि रिपीट कर देते हैं, नहीं रिपीट होगा तो समझ लेते हैं ना, इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आपको हम बताते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक बल्ब जो है, कई सारे बल्ब अगर पैरेलली यानी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, अगर एक फ्यूज होगा तो अन्य बल्ब के साथ क्या हो सकता है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 में आपको दे रखा है कि अन्य सभी बल्ब क्या होगा कि जलना बंद कर देगा, क्या ये होगा, या दूसरा
कुछ बल्ब जो है क्या होगा कि जलते रहेंगे और कुछ नहीं जलेंगे, ये होगा, या कुछ बल्ब फट जाएंगे, या चौथा दे दिया है इसमें कि आपको अन्य सभी बल्ब जलते रहेंगे। क्या होगा दोस्त, ध्यान रखिए इस चीज को। मैं आपको ऑप्शन बताता हूं, फिर मैं समझाता हूं। मैं सिर्फ पैरेलल ही नहीं, आपको सीरीज में भी बताऊंगा, समझाऊंगा, समझा के यहां से भेजूंगा। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो तो समझ के जाओ, सिर्फ टिक मारने से काम नहीं चलेगा। अगर आज रट लेते हो कल भूल जाओगे, समझ लेते हो लॉन्ग लाइफ रहेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, तो हमें समझना है इस चीज को, ठीक है। चलिए इसमें ऑप्शन बताते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखिए दोस्त, इसमें क्या है कि अगर बहुत सारे बल्ब अगर पैरेलली लगे हुए हैं, अगर एक फ्यूज हो जाता है तो अन्य बल्ब क्या होंगे, जलते रहेंगे। कैसे जलेंगे ये भी समझ लीजिए। तो ये ऑप्शन मेरा जो है फोर्थ नंबर ये होगा दोस्त, वो करेक्ट होगा कि अन्य सभी बल्ब जलते रहेंगे। अब समझाते हैं फोटो से, ठीक है, समझिए। देख लीजिए ये बल्ब जो है पैरेलली जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये बल्ब पैरेलली जुड़े हुए हैं। अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है दोस्त तो क्या होगा, अन्य बल्ब जलते रहेंगे। एक बल्ब से अन्य बल्ब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है कि घर जो देख रहे हैं ना, घर में जो वायरिंग होता है दोस्त, वो पैरेलली किया जाता है। क्यों किया जाता है पता है, कि अगर मान लीजिए कि एक बल्ब फ्यूज हो गया तो अन्य बल्ब जलता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि हमको आसानी होगा पकड़ने में कि अच्छा ये बल्ब फ्यूज हुआ, चलो इसको ठीक करते हैं, कनेक्शन यही ना है, इसको ठीक कर देते हैं। लेकिन अगर सीरीज में रहेगा दोस्त तो क्या होगा पता है, कि एक बल्ब अगर फ्यूज हुआ सारा बल्ब फ्यूज होगा, सारा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। फिर आप पकड़ नहीं पाइएगा कि कौन सा बल्ब में प्रॉब्लम है, कौन सा बल्ब डिफॉल्ट है, किसमें वायरिंग में दिक्कतें है, आप ये नहीं पकड़ पाइएगा। सारे बल्ब का पूरा घर छान दीजिए, चेक करते रह जाइए, पते नहीं चलेगा। इसलिए घर की वायरिंग जो होती है दोस्त, वो पैरेलली यानी समांतर क्रम में किया जाता है कि जो फ्यूज हुआ, जिसमें फॉल्ट है, बस उसी को ठीक किया जाए, अन्य तो सभी जल रहे हैं, हमें पता है ये चीजें। तो देख लीजिए ये है सीरीज का, इसमें अगर एक बल्ब फ्यूज होता है सारे बल्ब बंद हो जाएंगे जलना। तो इसमें हम नहीं पकड़ पाते हैं कि कौन सा जो बल्ब में डिफॉल्ट हुआ है, किसके बल्ब के वायरिंग में फॉल्ट है, ये हम नहीं पकड़ पाएंगे। सारे बल्ब सारे घर को छान मारेंगे। इसलिए घर का वायरिंग किया जाता है पैरेलली में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि घर की जो वायरिंग की जाती है वो किस क्रम में की जाती है, सीरीज में, समांतर में, या जो है श्रेणी क्रम में, किस में की जाती है, ये पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए। हाँ, झालर जो होता है, जैसे मैं प्रीवियस क्लास में मैंने बता दिया कि झालर जो होता है, डेकोरेटेड लाइट जो होता है, वो सीरीज में लगे होते हैं। एक अगर फ्यूज हो गया तो उसका लत्ती जो होता है वो पूरा नहीं जलता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो वो सीरीज में होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान रखिए इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि विभिन्न विद्युत परिपथ में सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा उपकरण में दे दिया है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर जो है उपकरण क्या कहलाता है, ये बताना है, ठीक है। कि विभिन्न विद्युत परिपथ में अगर सुरक्षा के उपकरण में अगर हम यूज करते हैं वो चीजें, तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उपकरण क्या कहलाता है, कि कौन सा उपकरण हम यूज करते हैं जो विद्युत धारा के तापीय उपकरण पे काम करता है, ये है। देख लीजिए एनटीपीसी में पूछा गया है ये क्वेश्चन, आपको बताते हैं। पहला दे दिया है इसमें देखिएगा फ्यूज, दूसरा दे दिया है सर्किट ब्रेकर, तीसरा दे दिया है आपको कि प्रोटेक्टिव रिले, चौथा दे दिया है इसमें सर्ज प्रोटेक्टर, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, घर में जो हम लोग यूज करते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, और वो भी विद्युत तापीय प्रभाव पर जो डिपेंड रहता है, वो यूज करते हैं दोस्त फ्यूज, फ्यूज करते हैं हम। तो ये फर्स्ट मेरा ऑप्शन क्या होगा कि फ्यूज होगा सही। विद्युत तापन के प्रभाव पर वो डिपेंड करता है, आधारित होता है। अब ऐसा इसलिए होता है कि देखिए फ्यूज जो होता है उसका गलनांक बहुत निम्न होता है, बहुत कम होता है। जो फ्यूज का जो रेटिंग होता है उससे ज्यादा अगर करंट प्रवाहित होगा, मैं आपको बता देता हूं, देख लीजिए। ये सारे बहुत सारे फ्यूज के टाइप हैं, ठीक है, बहुत सारे फ्यूज के टाइप लगे हुए हैं। तो ये देख लीजिए, इसमें क्या है कि ये विद्युत जो है तापन पे आधारित होता है, ठीक है, तापीय प्रभाव पर आधारित होता है ये फ्यूज है। इसमें क्या होता है, इसका तापन जो बहुत कम होता है, गलनांक बहुत कम होता है। क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी हीट उत्पन्न होता है, जितना रेटिंग दिया हो रहा था उससे, तो वो क्या होता है कि गल के टूट जाता है, आगे जो है धारा को प्रवाहित होने से रोक देता है। तो अन्य जो उपकरण आगे लगे होते हैं वो सेफ हो जाते हैं, बच जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है फ्यूज का यूज किया जाता है सुरक्षा की दृष्टि से।
ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। कई बार जो है ये पूछा भी जाता है, ये क्वेश्चन है, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, प्रीवियस क्लास में भी ये क्वेश्चन कई बार जो है रिपीट किया गया था। आप अगर देख लीजिए पिछला क्लास अगर नहीं देखे हैं तो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आपको लेकर के चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि ऐसे वायर जो घरों के बिजली के क्या होते हैं कि संचारित करते हैं, ठीक है, उनमें डैश की कोटिंग की जाती है। घरों में जो हम बिजली के तार जो दौड़ाते हैं, वायरिंग जो करते हैं, उसके तार पे किस चीज का कोटिंग किया रहता है ये बताना है, पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दोहरा भी सकता है, नहीं है तो जानना तो जरूरी है मुझे कि किसका कोटिंग किया रहता है। जान लीजिए, इसमें ऑप्शन आपको देते हैं दोस्त। ऑप्शन दे दिया पहला कि पॉलीविनाइल, ठीक है, क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड का, या दूसरा दे दिया है कि पॉलीथीन का, या तीसरा दे दिया है कि पॉलीथीन जो है आपको जो है दे दिया, तीसरा दे दिया है क्लोराइड का, ठीक है, पॉलीथाइल क्लोराइड दे दिया है, और चौथा दे दिया है आपको जो है पॉलीस्टीरीन क्लोराइड का। किसका यूज किया जाता है तो ध्यान रखिएगा दोस्त, इसमें जो यूज किया जाता है तार के कोटिंग पे, वो यूज किया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड का किया जाता है। फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब समझिए कि कोटिंग किस तरह का रहता है वायर पे, देख लीजिए, आपको बता देते हैं। देखिए ये वायर है, घर का वायर होता है, इसके ऊपर जो होता है ना, यही कोटिंग किया हुआ रहता है। ठीक है, यही कोटिंग रहता है। इस पे क्या होता है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का ही कोटिंग किया जाता है। अब समझिए कि ये कोटिंग आखिर किया क्यों जाता है। कोटिंग अगर मान लीजिए कि सिर्फ इसी का करते, किसी और चीज का भी तो कोटिंग कर सकते थे हम, तो उसका क्यों नहीं करते थे। ध्यान रखिए, इसका कोटिंग इसलिए किया जाता है ना दोस्त कि ये कठोर होता है। दूसरी नंबर बात समझ लीजिए कि इस पे उष्मा का प्रभाव बहुत कम होता है। जो हीट होता है, जो तार होता है, वो गर्मी का प्रभाव इस पे कम होता है। तारों से जब क्या होता है कि करंट प्रवाहित होती है तो हीट तो हो ही जाती है, लेकिन उस पे इफेक्ट कम डालती है। तीसरी नंबर बात ये है कि इस पे क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन का प्रभाव कम होता है। ध्यान रखिए इस चीज को। इसलिए क्या किया जाता है कि इस पे जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो है कोटिंग किया जाता है। समझ रहे हैं इस चीज को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका प्रयोग जो क्या होता है कि बिजली के वायरिंग में ही किया जाता है, पाइप होता है, केबल उबल होता है, इंसुलेशन होता है, उस सब में इसका यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये चीजें हैं, समझिए इस चीज को। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं दोस्त, जो इंपॉर्टेंट है। दोस्त अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि किरचॉफ्स वोल्टता नियमानुसार, किरचॉफ्स लॉ पढ़े होइएगा, उसी पे कह रहा है कि किसी भी वृत्तांश, ठीक है, किसी भी समवृत्त पाथ दे दिया है, ठीक है, पास में सभी दे दिया है कि इसमें आर बराबर जो है दे दिया है, देख लीजिए क्या दे दिया है कि आई बराबर धारा दे दिया, आर बराबर प्रतिरोध दे दी, प्रतिरोधकता दे दिया, तथा ईएमएफ का बीजीय योग हमेशा क्या होता है। तो दोस्त इसमें क्या कर रहा है, किरचॉफ्स लॉ कर रहा है। किरचॉफ्स लॉ मैं पिछले वीडियो में पढ़ा रखा हूं, उस चीज को बहुत अच्छे से मैंने समझाया था किरचॉफ्स लॉ। अगर आप वीडियो देखे होइएगा तो किरचॉफ्स लॉ अच्छे से समझे होइएगा, जिसमें मैंने वोल्टता का नियम और जो धारा का नियम दोनों बताया था। लेकिन मैं फिर से इसमें एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिए, किरचॉफ्स लॉ में वोल्टता का नियम जो कहता है वो उसका बीजीय योग क्या होता है। तो दोस्त उसका बीजीय योग जो होता है दोस्त, वो 0 होता है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि 0 होता है। अब थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, कि कैसे होता है ये भी समझ लीजिए। तो वोल्टता का नियम हम आपको बता देते हैं। पहले देख लीजिए, ये किरचॉफ्स लॉ है, किरचॉफ्स लॉ का वोल्टता है, ठीक है, सर्किट में है ना दिया हुआ, ये वोल्टता का नियम है। इसमें जितने भी वोल्ट है वो सभी का योग, बीजीय योग क्या है दोस्त, ये 0 होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, वोल्टता में। अब हम आपको ले चलते हैं धारा में। धारा का क्या होता है, करंट का क्या होता है, पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन है किरचॉफ्स लॉ में कि करंट का बीजीय योग क्या होता है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं उसका भी। देख लीजिए, ये हो गया आपका किरचॉफ्स लॉ का जो है करंट का नियम है, यानी कि केसीएल कहा जाता है, किरचॉफ्स करंट लॉ, और केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ था। तो केसीएल का है, केवीएल का है, कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने वीडियो में समझा रखा था पिछले वीडियो में, इसमें फिर से एक बार हम आपको समझा रहे हैं। तो ये क्या है, करंट लॉ है। इसमें देखिए, ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं ना, उसको नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। इस पे जितने भी धारा आ रही है ना दोस्त, वो धारा इसी नोड पे आती है, इसी नोड से क्या होती है कि बाहर जाती है, लेकिन नोड पे धारा नहीं ठहरता है। ध्यान रखिएगा, नोड पे धारा नहीं ठहरता। अगर आपको कह दे कि किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग नोड पे धारा का मान कितना होता है दोस्त, 0 होता है, नोड पे धारा होता ही नहीं है। अब ध्यान रखिए इस चीज को कि इसमें जो करंट देख रहे हैं I1, I2, I3 जो आ रही है, उसका बीजीय योग I1 प्लस I2 प्लस I3, बाहर जो जा रही है I3, I4, I5, उसके
कुल बराबर होता है I3 I4 I5, ठीक है। इसका योग मतलब जो आ रहा है, इन हो रहा है धारा वो उसका योग, और जो आउट हो रहा है उसका योग, दोनों एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। ये किरचॉफ्स लॉ का करंट नियम है। अगर इसी सभी को उठा करके उस साइड ले जाए तो क्या हो जाएगा मेरा, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I3 माइनस I4 I5 I6, ये बराबर इक्वल टू 0। सबको उधर ले गया तो माइनस में चला गया ना, तो माइनस में चल गया, तो ये सभी जो है क्या हो गया कि 0 हो गया। तो ये हिसाब से क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि केसीएल में, यानी कि किरचॉफ जो दे दिया है किरचॉफ्स करंट लॉ, उसमें जितने भी करंट आ रहे हैं और जितने जा रहे हैं उन सभी का बीजीय योग क्या होता है कि 0 होता है। और वोल्टेज में भी यही नियम कहता है। वोल्टेज में तो खैर ये कह दिया है कि जितने भी वोल्टेज है उस सबका बीजीय योग 0 होता है, लेकिन इसमें इन और आउट का सवाल आ रहा है। तो जितने इन हो रहे हैं जितने आउट हो रहे हैं उन वो दोनों बराबर होंगे या उसका बीजीय योग 0 होगा। ये ध्यान रखिएगा, इस चीज को इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, इतना हम समझाते हैं, इतना पीडीएफ में नहीं लिखा हो सकता है, सिर्फ आपको हम बता देंगे। तो जो समझा रहे हैं उसको समझते चलिए। समझना, लिसन और ये जो है देखना पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज्यादा दिमाग में छपता है और याद भी रहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आपको हम लेकर के चलते हैं दोस्त, जो इंपॉर्टेंट ही है आपके लिए। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है इसमें कि विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग आखिर क्यों किया जाता है। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है दोस्त, उसमें बैटरी यूज किया जाता है। बहुत सारे ऐसे सर्किट होते हैं जिसे बैटरी यूज किया जाता है। आखिर क्यों किया जाता है बैटरी का यूज? बैटरी यूज नहीं किया जाना चाहिए। समझिए इस चीज को। ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन बताते हैं फिर समझाते हैं आपको। दोस्त ऑप्शन दे दिया है इसमें कि धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, या तीसरा विभवांतर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, या चौथा कि विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। दोस्त किसके लिए किया जाता है? तो ध्यान रखिए इस चीज को कि किसी भी सर्किट में अगर बैटरी का यूज किया जा रहा है दोस्त, तो वो विभवांतर उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा है। थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा। अब समझिए इस चीज को, सिर्फ टिक नहीं मारेंगे, हम समझा देते हैं आपको। चलिए एक सर्किट दिखाते हैं जिसमें बैटरी लगा हुआ है। तो ये पूरा सर्किट है, ये देख लीजिए, ये बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, इसमें बैटरी इसलिए लगाते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि सर्किट से अगर करंट पावर सप्लाई कट जाता है तो ये बैटरी क्या करती है कि उसमें ईएमएफ उत्पन्न करके ऊर्जा को, एनर्जी को बनाए रखता है। ऊर्जा या एनर्जी को क्या करता है कि बनाए रखता है। लगातार उसमें क्या होता है कि धारा प्रवाह करते रहता है ईएमएफ के जरिए। ईएमएफ करने का मतलब इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, ठीक है, उसके जरिए उत्पन्न करके इसमें बनाए रखता है। इसलिए क्या किया जाता है कि किसी भी सर्किट में, अधिकांशतः सर्किट में क्या होता है कि बैटरी का यूज किया जाता है। समझ लीजिए इस चीज को, भूलिएगा नहीं इस चीज को। ठीक है, तो इसलिए बैटरी का यूज करते पूछा गया है क्वेश्चन, देख लीजिए। तो इंपॉर्टेंट है, छोड़िए मत इस सबको, पढ़ते चलिए। 40 में 40 हम दिवाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि इनमें से कौन सा परिपथ एक जो है क्रियाशील घटक है। जी हाँ, एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव कंपोनेंट है, ये कौन सा है ये बताना है। चलिए आपको ऑप्शन दिखाते हैं। ऑप्शन में पहला नंबर में दे दिया है कि ट्रांजिस्टर, दूसरा आपको दे दिया है कि धारिता यानी कैपेसिटर, तीसरा प्रतिरोध दे दिया है, और चौथा आपको दे दिया है कि प्रेरित्र यानी कि इंडक्शन। तो इसमें कौन सा है जो एक्टिव कंपोनेंट कहलाता है? जी हाँ दोस्त, ध्यान रखिए इस चीज को। ऑप्शन जो मेरा होगा वो फर्स्ट नंबर होगा, ट्रांजिस्टर। वो एक एक्टिव कंपोनेंट होता है। आप समझिए कि एक्टिव कंपोनेंट और कोई क्यों नहीं हो सकता, यही क्यों होता है। समझिए इस चीज को दोस्त। ये जेई के सवाल पूछा गया है, आपको रिपीट कर सकता है, रिपीट करता भी है क्वेश्चन। तो समझ लीजिए इस चीज को, माइंड में सेट कर लीजिए कि ट्रांजिस्टर जो होता है वो क्या करता है कि अनंत समय तक के एनर्जी उत्पन्न करते रहता है। ध्यान रखिए। और क्या करता है, एनर्जी को फॉरवर्ड मतलब आगे भेजने का काम करते रहता है, हमेशा एक्टिव रह करके, हमेशा एक्टिव रह करके। इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि एक्टिव कंपोनेंट कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि वोल्टता का स्रोत हो गया, धारा का स्रोत हो गया, रजिस्टर हो गया, ये सभी चीजें इस तरह का काम ये करता है कौन? ट्रांजिस्टर। समझ रहे हैं इस चीज को? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भूलिएगा नहीं। पूछा भी जा सकता है, 2014 का ही पूछा हुआ है क्वेश्चन है, तो हो सकता है मे बी कि कहीं आपसे अगर दोहरा दे तो, लेकिन हमको तो पकड़ के चलना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आपका दे दिया है कि एसी सर्किट में, एसी परिपथ में आमतौर पर
निम्नलिखित में से किसका दे दिया है कि किसके कारण जो है शक्ति हानि होती है, पावर लॉस होता है, किसके कारण। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी एसी सर्किट की बात कर रहा है तो एसी सर्किट में जो होता है वो लॉस किसके कारण होता है। मान लीजिए हम किसी वायर से अगर एसी सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें अगर करंट अगर लॉस हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है लॉस, ये तो जानना जरूरी है। चलिए ऑप्शन आपको हम बताते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है दोस्त इसमें कि प्रतिरोध और प्रेरक के वजह से, ठीक है, ये हानि हो सकती है, या दूसरा केवल संधारित्र से, या तीसरा केवल प्रेरक से, या चौथा दे दिया केवल प्रतिरोध से। ध्यान रखिए इस चीज को कि किसी भी एसी सर्किट में क्या होता है कि अगर उसमें अगर लॉस होता है पावर, तो दोस्त पावर लॉस होने का केवल और केवल एक ही वजह होता है, और वो वजह होता है रजिस्टेंस, प्रतिरोध। जितना प्रतिरोध रास्ते में उत्पन्न होगा, रुकावट बनेगा, उतना ज्यादा क्या होगा कि एसी करंट की लॉस होगी। ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए कि एल्युमिनियम का वायर हम यूज कर रहे हैं और एक तांबा का वायर यूज कर रहे हैं, रजिस्टेंस किसमें अधिक होगा? ये एल्युमिनियम वाला में होगा, कॉपर वाले में कम होगा। तो इसमें जो धारा कॉपर में जाएगा वो दोस्त क्या होगा कि उसमें एसी का पावर कम लॉस होगा, लेकिन एल्युमिनियम वाले में ज्यादा होगा, क्योंकि एल्युमिनियम में रेजिस्टेंस तांबे के मुताबिक ज्यादा होता है, और हीट भी क्या होगा कि एल्युमिनियम ज्यादा होगा, हीट भी ज्यादा होगा। क्यों होगा? प्रतिरोध के कारण हीट होगा। तो स्वाभाविक है कि एसी करंट भी लॉस एल्युमिनियम में ही ज्यादा होगा, ना कि कॉपर में। ध्यान रखिए, इसलिए क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रिक वायर जो होता है घर में वायरिंग करवाइए या कहीं भी देखिएगा तो अधिकांशतः रिकमेंड किया जाएगा आपको कि कॉपर वायर से वायरिंग कराने के लिए, ना कि एल्युमिनियम वायर से। एल्युमिनियम वायर हीट होकर पिघलने की डर ज्यादा रहती है क्योंकि रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा होता है, लेकिन कॉपर में रेजिस्टेंस कम होता है और अच्छा कंडक्टर भी माना जाता है कॉपर को। ठीक है, तो ये क्लियर रखिए इस चीज को हमेशा। बहुत इससे भी ज्यादा जो है अगर मान लीजिए चांदी का कर दिया जाए, उसमें चांदी में क्या होगा, चांदी में तो 9 के बराबर जो है होता है रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस तो होता ही है 9 के बराबर होता है, कॉपर से बेस्ट माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि सर्किट में श्रृंखला में अगर मान लिए कि प्रतिरोध अगर जुड़ा हुआ है तो सर्किट के कहता है कि मध्यम में धारा का मान क्या होगा। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चीज है कि सर्किट में मान लीजिए कि सीरीज में अगर रेजिस्टेंस कोई जुड़ा हुआ है तो सर्किट के माध्यम में धारा का मान क्या क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, हमको सीरीज में कह रहा है ना, तो ऑप्शन लेके चलते हैं आपको। ऑप्शन में पहला दे दिया है कि एक ही रहता है, दूसरा कम हो जाता है, तीसरा बढ़ती है, चौथा दे दिया है कि आधा हो जाती है। क्या होती है? तो ध्यान रखिए इस चीज को कि आपका जो है अगर मान लीजिए सर्किट में अगर श्रेणी क्रम में अगर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, धारा का मान क्या होगा। तो धारा का मान दोस्त सेम होगा, एक ही रहता है। अब समझिए क्यों। इसलिए देखिए ये सीरीज है, करंट यहां से जा रहा है। अब देख लीजिए इसी में क्या है कि प्रतिरोध जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में ही, ठीक है, प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो धारा यहां से जितना इनपुट करेंगे उतना आउटपुट निकलेगा, एक ही होगा धारा का मान। अब क्यों होगा ये समझ लीजिए। कहने का मतलब ये है कि धारा आर जो होता है वो वेरीज करता है किस पे, भी समानुपाती जो होता है आई के होता है, पता है ना, जितना वोल्टेज होता है उतना धारा होता है। तो यहां जो है सीरीज है, ये करंट को निकलने के लिए क्या एक ही जगह चाहिए ना, तो इधर से जाता है तो उधर से निकलता है, इसके जाने के लिए कोई दूसरा जगह तो नहीं ना है, नहीं है। इसलिए क्या होता है कि एक ही होता है। इस चीज को समझिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही अगर आपको जो है समांतर में कर देता तब फिर दिक्कत रहता। समांतर में क्या होता है कि करंट को निकलने के लिए बहुत सारे जगह बन जाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है अलग अलग धारा क्या होता है कि डिवाइड हो जाता है। जिसे आपको बता देते हैं, जिसे ये हो गया पैरेलल क्रम में है, ठीक है, 1 2 3 रास्ता दे दिया है करंट को जाने के लिए। तो यहां से करंट अप्लाई करेंगे तो वहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, तीनों तरफ से धारा जाएगा। तो क्या होगा, धारा तो बट जाएगा ना, तो कम होगा ना। लेकिन उसमें क्या था, इसमें क्या था कि धारा के निकलने के लिए एक ही रास्ता था ना। तो ये चीजें है, समझिए इस चीज को। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है दोस्त इसमें कि जब मेंस यानी मुख्य तार से, ठीक है, ली गई विद्युत धारा 2 एम्पियर का है, ठीक है, 2 एम्पियर का धारा से अधिक हो। मान लीजिएगा अगर मेन लाइन है उसमें दी गई चाहे ली गई जो है धारा अगर 2 एम्पियर से 20 एम्पियर से, हाँ 20 एम्पियर से अगर अधिक है तो अधिपतन हो करके आग लग सकती है। इसका क्या, इसको क्या कहा जाता है ये बताना है, ठीक है।
कि मान लीजिए अगर कोई वायर है, वायर में 20 एम्पियर की अगर दे रखी है रेटिंग, अगर उससे अधिक धारा प्रवाहित होता है, वो क्या होता है, आग लग के जल जाती है, टूट जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? समझिए इस चीज को। ऑप्शन बताते हैं, फिर ऑप्शन से हम आपको समझाते भी है। ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है आपको कि विद्युत प्रघात होती है, दूसरा विद्युतीय भारण होता है, तीसरा आपको दे दिया है इसमें कि अतिभारण होता है, चौथा इसमें दे दिया है कि अधिपतन होता है, अधितापन होता है। दोस्त क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। जितना रेटिंग दे रखा है उतना से अगर अधिक लोड दे रखा है, उसके कारण अगर स्पार्क होता है, अगर वो टूटता है तो टूटने के कारण जो है वो ओवरलोडिंग कहलाएगा। ये जो होगा मेरा थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ओवरलोडिंग। अब समझिए इस चीज को। वायर क्या है कि मेरा 20 एम्पियर का रेटिंग दे रखा है, लेकिन उससे अधिक क्या किया गया है कि लोड लगा दिया गया, अधिक तापन हो रहा है, तो उसके कारण आग लग जाता है। अब समझिए इस चीज को। जैसे कि मान लीजिए कि 20 एम्पियर का है ना, अब वहां पे 40, 50, 60 का लोड दे दिया, पंखा चला दिया, फ्रिज चला दिया, टीवी चला दिया, दिस डेट फलना चिल्ला सब चला दिया, लेकिन इसका कैपेसिटी कितना है? 20 एम्पियर। लगा कितना दिया? 20 एम्पियर से अधिक लगा दिया, तो लोड वहां बढ़ गया ना दोस्त। लोड क्या हुआ? बढ़ गया। समझिए इस चीज से। ये वायर है 20 एम्पियर का है। आगे देख लीजिए, आगे जितना पंखा, फ्रिज, टीवी सब लगा दिया, 20 एम्पियर से ज्यादा का वहां पे लोड दे दिया, तो स्वाभाविक है कि यहां पे तनाव बढ़ेगा, टेंशन क्या होगा? बढ़ेगा। करंट का टेंशन बढ़ेगा तो ये हीट होगा दोस्त। हीट होगा तो ये क्या होगा? किस वजह से हीट हो रहा है? ओवरलोडिंग। जितना लोड देना चाहिए उससे ज्यादा लोड दिया गया है। उससे जब ज्यादा लोड दिया जाएगा तो दोस्त स्वाभाविक है कि ये हीट होगा और ये गलेगा, स्पार्क होगा, शॉर्ट सर्किट होगा इस जगह पे। तो इसको हम जो दोस्त क्या कहते हैं कि ओवरलोडिंग के कारण जो है कहा जाता है कि आग लग गया है। समझिए इस चीज को। जैसे मान लीजिए आपको हम बता दिए कि एक रस्सी है और रस्सी टाना हुआ है, उसकी कैपेसिटी है 5 केजी क्षमता सहने की, उसे 5 केजी लटका दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसी रस्सी के आगे जो है आप 25, 30, 40 केजी का लटका दीजिएगा, तब रस्सी में क्या होगा? तनाव तो बढ़ेगा ना, तब तो वो टूटेगा ही ना, टूटेगा ही। तो बस वही बात समझ लीजिए। 20 एम्पियर का रेटिंग दे रखा है, लेकिन उससे ज्यादा का लोडिंग दे रखा है, तो ओवरलोड के कारण होगा। इसलिए ऑप्शन मेरा करेक्ट था, थर्ड नंबर। समझिए इस चीज को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है दोस्त, इसको छोड़िए मत, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट अभी तैयार कीजिए, पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, इसमें अगला क्वेश्चन दिया है कि डैश परिपथ में, किस परिपथ में है डैश, ठीक है, कि विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक ही मार्ग होता है। जी हाँ, विद्युत प्रवाहित होने का एक ही मार्ग होता है, कोई अलग मार्ग नहीं होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए कि समांतर यानी पैरेलल, दूसरा दे दिया है कि श्रेणी यानी सीरीज, तीसरा दे दिया है चालक, चौथा दे दिया है आपको जो है, देख लीजिए, चौथा दे दिया है पूर्ण यानी कि टोटल। तो ध्यान दीजिए इसमें कि केवल एक ही मार्ग चाहिए, तो ये ऑप्शन जो होगा मेरा, ये सेकेंड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। केवल श्रेणी, श्रेणी में क्या होता है कि केवल एक ही मार्ग होता है धारा जाने के लिए। दिखाते हैं, इससे पहले भी बता दिए हैं। जैसे देख लीजिए, ये क्या है कि श्रेणी क्रम है। यहां से अगर करंट हम सप्लाई करते हैं दोस्त, तो आगे जाने के लिए सिर्फ इसके पास एक ही रास्ता है ना, एक ही रास्ता। तो ये सीरीज में है और केवल एक ही रास्ता है इसको जाने के लिए, तो इसलिए केवल एक रास्ता पूछा गया, इसलिए श्रेणी क्रम होता। अगर एक से अधिक रास्ता पूछा जाता तो दोस्त देख लीजिए, ये है समांतर क्रम। अगर यहां से करंट इनपुट दे रहे हैं तो बहुत सारे इसको रास्ते हैं जाने के लिए, तो एक से कई अधिक है इसको रास्ते जाने के लिए, तो ये पैरेलल में होता, समानांतर में होता, ठीक है। लेकिन एक ही रास्ता पूछा गया है, इसलिए ये मेरा करेक्ट आंसर होगा श्रेणी क्रम। समझिए इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको आगे ले चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। दोस्त अगला क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि एक विद्युत परिपथ आरेख में सेल दे दिया है, सेल के चिन्ह जो है दे दिया है। सेल में एक चिन्ह होता है, एक लंबा होता है, एक जो छोटा होता है, रेखा जो होता है सो, ठीक है। तो लंबी रेखा के टर्मिनल को क्या दर्शाता है, ठीक है। जैसे बैटरी होता है ना, तो बैटरी में आपको साइन दिखाते हैं, फिर समझा देते हैं। देखिए, देख लीजिए, ये सर्किट है, ये सर्किट में ये देख लीजिए, ये क्या है कि ये बैटरी का साइन है, एक लंबा एक छोटा, एक लंबा छोटा, लंबा छोटा करके दिया हुआ है। तो क्या होता है कि इसमें लंबे वाले साइन जो होता है शुरू होता है, तो जाकर के छोटे वाले साइन से खत्म होता है। ध्यान रखिएगा, अगर छोटे वाले चिन्ह से शुरू होगा तो लंबे वाले साइन पे जाके खत्म होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि लंबे वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है बैटरी में, तो ये बैटरी का ही साइन होता है, ठीक है। तो समझिए इस चीज को। तो ऑप्शन जो आपको देख लीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ऑप्शन क्या दिया हुआ है,
ऑप्शन दिया हुआ है बाएं, दूसरा दे दिया है ऋणात्मक, तीसरा धनात्मक का, चौथा दे दिया है आपको कि दाएं। क्या होगा? बाएं, दाएं, धनात्मक, ऋणात्मक, क्या होगा? तो दोस्त ऑप्शन जो होगा वो ये मेरा करेक्ट होगा कि धनात्मक। ठीक है, समझिए इस चीज को। ये बैटरी सर्किट है ना, तो इसमें लंबे वालों को क्या कहा जाता है कि पॉजिटिव कहा जाता है, छोटे वाले को नेगेटिव कहा जाता है। जब पॉजिटिव से शुरू करेंगे ना तो पॉजिटिव नेगेटिव करते हुए आगे बढ़ेगा। तो पॉजिटिव से शुरू किए हैं तो अंत किस पे होगा? नेगेटिव पे होगा। अगर नेगेटिव से शुरू करते तो अंत किस पे होता? पॉजिटिव पे होता। ध्यान रखिए, जब सेल जोड़ते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव शुरू करके जोड़ते हैं, और जहां पॉजिटिव से शुरू करते हैं पॉजिटिव पे एंड नहीं करते हैं, हम नेगेटिव पे एंड करते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि सेल में बड़ा वाला चिन्ह जो होता है वो पॉजिटिव के लिए होता है, छोटा वाला चिन्ह जो होता है वो नेगेटिव के लिए होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, पूछा जाता है, पूछा भी गया है ये क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको। दोस्त अगला क्वेश्चन दे दिया कि एक सर्किट आरेख में, देख लीजिए एक सर्किट आरेख में ये फोटो दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है किसका प्रतीक है, ये प्रतीक किसके लिए उपयोग किया जाता है ये बताना है, ये सिंबल। तो सब जानते हैं कि ये प्रतीक किसके लिए यूज किया जाता है। आपको ऑप्शन दिखाते हैं, आप मार दीजिएगा। देख लीजिए ऑप्शन तो दिया हुआ ही है। एक दे दिया पहला में कि एक तार संयुक्त का ये चिन्ह होता है, या दूसरा दे दिया है आपको कि एक जो है बिजली बल्ब का साइन होता है, या ऊपर ए बी जो दिया हुआ है वो दोनों के लिए होता है, या चौथा दे दिया है कि प्रतिरोध का प्रतिरोधी आर के लिए ये साइन होता है। किसके लिए होता है? तो ये तो हम सब जानते हैं, अच्छे से पढ़े हुए हैं, 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में। ये इसका साइन अगर नहीं जानते हैं तो दोस्त साइंस आप नहीं जानते हैं। हाँ, तो ये क्या है कि ये जो होता है दोस्त, ये प्रतिरोध का साइन होता है, रेजिस्टेंस का साइन होता है। तो ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, रेजिस्टेंस। ध्यान रखिएगा इस चीज को, भूलिएगा नहीं, पूछा जा सकता है, ये साइन वाइन भी पूछता है इसमें। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं। हाँ, आ गया दोस्त, देख लीजिए उसी तरह के साइन है। देख लीजिए ये साइन जो दिया गया है दोस्त, ये विद्युत सर्किट में किसके लिए साइन उपयोग किया जाता है? देखने में लग रहा होगा रेजिस्टेंस अभी बताया उसी तरह का, लेकिन रेजिस्टेंस है नहीं, बताना है ये किसका साइन है। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि रियो स्टेट का साइन है, या प्रतिरोधक का साइन है, या आपको दे दिया तार जोड़ने का साइन है, या इलेक्ट्रिक सेल का साइन है। दोस्त किसका साइन है? प्रतिरोध की तरह साइन दे रखा है, ऊपर से तीर लगा दिया है, तो ये किसका साइन है? अगर तीर नहीं देता तो हम तो रेजिस्टेंस मार देते, लेकिन बहुत अंधे लोग होंगे जो रेजिस्टेंस पे मार के आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा गलती मत कीजिएगा, साइन पढ़ लीजिएगा, सबका पूछा जाता है। तो दोस्त अगर रेजिस्टेंस की तरह अगर दे दिया, उस पे तीर दे दिया है, तो ये रियो स्टेट का साइन होता है। ध्यान रखिएगा, किसका? रियो स्टेट का। अगर तीर नहीं देता, सीधा रहता, तो वो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का साइन होता है। ध्यान रखिएगा, इसलिए ऑप्शन मेरा फर्स्ट क्या होगा कि करेक्ट होगा, रियो स्टेट। ध्यान रखिए इस चीज को, साइन बहुत पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, जब हम पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे ना उसमें साइन सब दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा आराम से। जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, वो सब साइन आपको दे देंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन पे लेके चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कहता है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा यानी कि एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी किसके द्वारा बदला जाता है एसी को डीसी में। ध्यान रखिए इस चीज को, इंपॉर्टेंट है, समझना है। पहला ऑप्शन दे दिया है कि रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में बदलते हैं, या मोटर के द्वारा एसी को डीसी में बदलते हैं, या ट्रांसफार्मर के द्वारा एसी को डीसी में बदलते हैं, या चौथा दे दिया है आपका फिल्टर के द्वारा। दोस्त किसके द्वारा एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है? या कभी कभी आपको देगा कि डीसी को एसी में किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। मारना आपका काम है, समझाना मेरा काम है, समझना भी आपका काम है। ध्यान रखिए इस चीज को, मैं समझा के रखूंगा। मॉक टेस्ट भी ला रहा हूं जल्द, मॉक टेस्ट के द्वारा भी आप लोगों का टेस्ट लूंगा मैं, और बताऊंगा रैंक में किसका रैंक ऊपर नीचे है, सब लूंगा मैं। ध्यान रखिए, अगर मैं जिम्मेदारी लिया हूं साइंस का तो दोस्त साइंस दिवा के रखूंगा। ध्यान रखिए इस चीज को। चलिए आपको बताते हैं कि एसी को डीसी में कन्वर्ट जो किया जाता है दोस्त, वो किया जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन होगा कि रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। अब समझ लीजिए, कभी कभी उल्टा देता है कि डीसी को एसी में किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, ये भी समझ लीजिए। रिपीट हो रखा है क्वेश्चन, आपका रिपीट भी कर सकता है, हो सकता है आपकी बार दे दे कि डीसी को एसी में किसके द्वारा कन्वर्ट, उल्टा भी दे सकता है। तो घर में आप लोग इन्वर्टर तो लगाते हैं ना, बैटरी क्या होता है, डीसी करंट होता है। घर में जो बैटरी के थ्रू
वायर में या पंखे बल्ब जो बिजली दौड़ती है वो बैटरी के करंट कन्वर्ट करके एसी में लगाया जाता है। तो क्या लगाते हैं हम लोग, इन्वर्टर लगाते हैं ना, बैटरी के साथ क्या जोड़ देते हैं, इन्वर्टर, इन्वर्टर से फिर जोड़ते हैं घर का वायरिंग, यही ना करते हैं। तो दोस्त इन्वर्टर होगा जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा, घर में यूज करते हैं, भूलने वाली बात नहीं है, याद रखना है हमको ये, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है और लोग इन्वर्टर मार करके आ जाते हैं जब ऑप्शन में दे देता है। तो इन्वर्टर नहीं, इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर लगाया जाता है। ध्यान रखिए इस चीज को, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आपको लेकर चलते हैं, पढ़ते रहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्त अगला क्वेश्चन दे दिया है कि विद्युत फिटिंग्स में जब इलेक्ट्रिक फिटिंग किया जाता है उसमें तार को जो है क्या किया जाता है, भू संपर्कित किया जाता है, यानी अर्थेड किया जाता है। वो अर्थ क्यों किया जाता है ये बताना है। जब हम घर में वायरिंग करते हैं तो तार, एक तार को क्या किया जाता है, अर्थ कर दिया जाता है, क्यों किया जाता है ये बताना है। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो देख लीजिए, हम आपको बता भी देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि इससे विद्युत क्या होता है कि विद्युतता के उच्च वाचन दूर हो जाता है। ठीक है, उच्च वाचन कहने का मतलब क्या, रिमूव्स द इलेक्ट्रिक नॉइस, ये होता है। या दूसरा कि यह विद्युत परिपथ में पूर्ण करता है, यह विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट को पूर्ण करता है, ये कंप्लीट करता है, ये होगा। या तीसरा आपको दे दिया है इसमें कि इससे विद्युत क्षय कम होता है या नहीं होता है। ठीक है, चौथा दे दिया है इसमें कि इससे लघु पतन अगर हो भी जाए तो क्या होता है कि धारा जो होता है, करंट जो होता है वो जमीन में यानी भूमि में चला जाए, इसके लिए यूज किया जाता है। तो जी हाँ, इसी के लिए यूज किया जाता है। फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा कि अगर मान लीजिए कि शॉर्ट सर्किट लगे, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि करंट का मान हाई हो जाता है, तो वो क्या हो कि अर्थ से कनेक्ट रहता है, तो अर्थ के द्वारा क्या हो कि जमीन में चल जाए और शॉर्ट सर्किट को रोक ले, ज्यादा क्षति न हो। इसलिए क्या किया जाता है कि अर्थ वायर कनेक्ट करके अर्थ में दिया जाता है, अर्थिंग की दिया जाता है। समझ लीजिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछा भी जा चुका है, पूछे जाने की संभावना भी बनती है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने, ध्यान रखिएगा, एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का मान, धाराओं का बीजीय योग मान क्या होता है ये बताना है। अभी आपको हम बताए हैं शुरू में ही क्या होता है। इस किसी परिपथ में कह रहा है एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं, करंट कह रहा है, इसमें का मान क्या होता है। समझिए इस चीज को, हम आपको बताए थे ये चीजें, बीजीय योग कह रहा है ना इसमें। अब समझिए, इसमें ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन ये किसका लॉ है ये भी समझ लीजिए। ऑप्शन आपको बताते हैं फिर लॉ भी बताते हैं आपको। पहला देख लीजिए, पहला ऑप्शन आपको दे दिया है कि शून्य वो अनंत के बीच हो जाता है, उसका बीजीय योग जो होता है सो, या जीरो हो जाता है, या तीसरा आपको दे दिया है कि अनंत यानी इनफाइनाइटी हो जाता है। चौथा इसमें दे दिया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए, किरचॉफ्स करंट लॉ बताए थे आपको, जी हाँ, किरचॉफ्स करंट लॉ केसीएल क्या होता है उसमें कि टोटल धारा, फोटो देख लीजिए फिर आपको हम बताते हैं। ये किरचॉफ्स लॉ आपको बताए थे ना कि बीच वाला जो भाग होता है वो नोडल कहलाता है, नोड कहलाता है या नोड कहलाता है। इसमें जितने भी करंट आते हैं और जितने इससे आउट हो जाते हैं, तो इस बिंदु पर जो कहता है अगर करंट आने के लिए तो जितना इन हो रहा है यहां से या जितना आउट हो रहा है उस सभी का योग अगर कर देंगे तो आने वाले और जाने वाले धाराओं का योग जो होता है दोनों बराबर होता है। अगर सबका योग करते हैं तो ये जीरो होता है, ये तो पता है। तो नोड पे वैल्यू कहता है, तो नोड पे वैल्यू जो होगा, नोड पे धारा नहीं होता है, बिंदु पे धारा नहीं होता है, तो बिंदु पे धारा का मान आपको क्या होगा, जीरो। मैंने बताया था ये चीजें कि नोड पे धारा नहीं होता है, निकल जाता है बाहर, तो जीरो होगा योग वहां पे। समझिए, तो ये ऑप्शन मेरा क्या होगा, ये ऑप्शन सेकेंड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा कि जीरो होता है नोड पे। समझिए इस चीज को, इसलिए हमने आपको पहले केसीएल और केवीएल का लॉ भी बता दिया कि आप भूलिए नहीं। हो सकता है रिपीट कर दे क्वेश्चन, तो आपको रिपीट कर दिया, ये पता तो चल गया है ना, कई बार रिपीट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया कि किसी चालक के सिरे के बीच के विभवांतर, ठीक है, उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह किसका नियम होता है। ध्यान रखिए इस चीज को, पढ़े हैं आप, याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो समझ लीजिए
समझिए इस चीज को। कहता है कि सिरों के बीच जो विभांतर होती है, ठीक है, वो समानुपाती होती है किसके, उसमें जो धारा बहती है उसके समानुपाती होती है। किसका नियम है तो आपको हम बता देते हैं। जैसे देख लीजिए, विभांतर मतलब भी समानुपाती आई, ये किसका है अब बता दीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, ऑप्शन दिया हुआ है भी समानुपाती आई। समानुपाती के साइन अगर हटा देंगे तो क्या होगा, इसमें आर जुट जाता है, तो भी बराबर आर इंटू आई, यानी कि भी बराबर आई आर। किसका होता है अब लो, ये तो अब बता दीजिए। ओम्स लॉ होता है, पढ़े हैं ना। तो ये ओम्स लॉ मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ओम्स लॉ। ध्यान रखिए इस चीज को, इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। तो ओम्स लॉ यहाँ पे क्या है कि करेक्ट आंसर है। चलिए भूलिएगा नहीं, भूल ऐसे जाइएगा, हम भूलने देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि यदि किसी तार की त्रिज्या, ध्यान रखिए, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। जी हाँ, किसी तार की त्रिज्या अगर आधी कर दिया जाए, जब तार जो होता है उसका वायर जो होता है तो उसका रेडियस होता है ना, जब काटेंगे तो क्या होता है उसका रेडियस आएगा। तो उस त्रिज्या को अगर आधी कर दिया जाए तो उसमें क्या होगा, उसका प्रतिरोध क्या होगा, ये बताना है मुझे। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस चीज को। ऑप्शन पहला दे दिया है इसमें कि 2 गुनी हो जाती है, दूसरा 1/4 हो जाती है, तीसरा जो है 16 गुना हो जाता है, चौथा दे दिया कि आधा ही रह जाता है। क्या होता है तो ध्यान रखिए, हम आपको ले चलते हैं ऑप्शन पे। जैसे कि मान लीजिए कि ये वायर है, इसकी त्रिज्या जो है आर है, ये क्या हो जाता है कि त्रिज्या आधी यानी r/2 हो जाती है। तो इस वायर के रेडियस का क्या करेंगे कि जो दे दिया है सर्कल, उसका हम क्या करते हैं कि एरिया निकालते थे। ये वृत्ताकार ना हो गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर के जगह पे क्या रखेंगे, r/2 रखेंगे, तो r/2 का होल स्क्वायर कितना 1/4 हो गया। मतलब क्या हो गया, इसका 1/4 हो गया ना। तो इसका जो होगा प्रतिरोध क्या होगा कि 1/4 हो जाएगा। ध्यान रखिए इस चीज को। तो ये ऑप्शन जो होगा ये मेरा दोस्त सेकेंड नंबर होगा कि 1/4 हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये चीजें है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले पे लेके चलते हैं आपको दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया है इसमें कि इसमें दे दिया है ऑप्शन में कि एक तार की लंबाई अगर L मीटर है, ठीक है, एक तार की लंबाई अगर L मीटर है, उसको खींच करके अगर 2L लंबाई तक कर दिया जाता है, 12 मीटर लंबाई तक कर दिया जाता है, उसका प्रतिरोध क्या होगा। देख लीजिए ऑप्शन। ऑप्शन पहला दे दिया है इसमें आपको कि अपरिवर्तित रहेगा, दूसरा पहले से 4 गुना हो जाएगा, तीसरा दे दिया है कि पहले से 2 गुना हो जाएगा, चौथा दे दिया है पहले से 1/4 हो जाएगा। क्या होगा तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि तार का रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, तार के लंबाई के समानुपाती होती है। जितनी तार की लंबाई बढ़ेगी उतनी उसकी प्रतिरोध बढ़ेगी। ध्यान रखिए इस चीज को। अगर तार की लंबाई को 2 गुना किया जाता है तो प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा। ध्यान रखिए, आर समानुपाती एल होता है, ठीक है, आर समानुपाती एल होता है, मतलब लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगा प्रतिरोध भी घटेगा। ठीक है, इस चीज को समझिए। तो यहां पे ये क्या है कि 2L कर दिया जाता है तार को खींच करके, तो रेजिस्टेंस जो होगा, प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा 2 गुना होगा, पहले जो था उससे 2 गुना हो जाएगा। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा कि पहले से 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, ओम्स लॉ क्या परिभाषित करता है। बहुत ओम्स लॉ से क्वेश्चन दागा जाता है, कमांड रखिएगा, ओम्स लॉ एक बार पढ़िए लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो हम दे दिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन दिखाते हैं। पहला दे दिया ऑप्शन इसमें कि केवल वोल्टता, दूसरा केवल धारा, तीसरा दे दिया कि प्रतिरोध को, या चौथा इसमें दे दिया है आपको कि धारा और वोल्टता दोनों को दिखाता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ किसको दिखाता है, आपको हम बताए थे कि ओम का नियम क्या होता है कि विभांतर जो होता है वो धारा के समानुपाती होता है। यही ना बताए थे कि किसी परिपथ में जो विभांतर होती है उसमें बहने वाली धारा की क्या होती है कि समानुपाती होती है। ठीक है, तो ओम्स का नियम ये है, तो भी समानुपाती आई होगा। ध्यान रखिए इस चीज को, भी समानुपाती आई होगा, और भी बराबर जो है समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक, एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं जो आर रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। तो आर जोड़ देंगे तो भी बराबर आई आर हो जाएगा। तो आई आर हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम आर का मान निकालेंगे दोस्त तो आर बराबर भी बाई आई हो जाएगा, यानी वोल्ट और धारा दोनों दिखाता है इस चीज को, ध्यान रखिएगा। तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा कि वोल्ट और धारा, धारा और वोल्टता दोनों दिखाता है। ठीक है, तो इस चीज को समझिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं दोस्त।
अगला क्वेश्चन आपका दे दिया है इसमें कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाता है। ध्यान, सीधा प्रतिरोध देता तो कोई दिक्कत नहीं था, ये में विशिष्ट प्रतिरोध दे दिया है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि ओम मीटर होता है, दूसरा दे दिया है कि ओम प्रति मीटर होता है, तीसरा आपको दे दिया है कि ओम मीटर स्क्वायर होता है, और चौथा आपको दे दिया है कि ओम होता है। दोस्त, अगर यहां रेजिस्टेंस होता तो उसका एसआई मात्रक मेरा क्या हो जाता, ओम हो जाता, लेकिन यहां रेजिस्टेंस नहीं है, विशिष्ट प्रतिरोध है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ध्यान रखिए इस चीज को। तो उसका जो एसआई मात्रक, जब मैंने एसआई मात्रक दोस्त पढ़ाया था उसमें मैंने टॉप क्वेश्चन दिया था एसआई मात्रक से, उसमें मैंने पढ़ाया था ये चीजें। आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा एक बार, जितने भी सारे एसआई यूनिट्स है सारे मैंने दे रखा है इंपॉर्टेंट जो पूछे जाने वाले हैं, वैसे मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो देख लीजिए, इसमें विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है दोस्त, ओम मीटर होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ध्यान रखिए इस चीज को। तो दोस्त, ये रहा 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो विद्युत यानी कि आपका इलेक्ट्रिक से था। तीसरा क्लास इलेक्ट्रिक से जा रहा है, अभी और क्लास बचा हुआ है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बचे हुए हैं। तो ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल है जिसके आधार पर पूछे जाते हैं, वो सब न्यूमेरिकल हम एक बार बता देंगे। इसमें खिचपिच करना नहीं चाहते हैं, खिचड़ी बनाना नहीं चाहते हैं न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल के लिए आपको एक स्पेशल वीडियो हम बना करके आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसका पीडीएफ भी देंगे, और पीडीएफ बहुत जल्द देंगे हम दोस्तों। प्ले लिस्ट लिंक दिया हुआ, प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, आप चेकआउट कीजिए जाकर के, प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। तो अब मॉक टेस्ट के लिए तो हम लिंक जारी करिए रहे हैं, जो आप प्रत्येक दिन मॉक टेस्ट दीजिएगा सबका रिजल्ट हम इस पे प्रकाशित करेंगे, दिखाएंगे कि कौन कितना नंबर पे है, किसकी कितनी कैपेसिटी साइंस में है, बिल्कुल दिखाएंगे हम। तो उस पर भी काम चल रहा है, बहुत जल्द आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। तो दोस्त, अगर अभी तक आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए, अब बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और डेली वैसे हम लेकर के आते ही रहते हैं, शायद कभी एक आध दो दिन मिस हो जाए कि मुझे वर्क ओवरलोड हो जाता है उस वजह से, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है। मैंने जहां तक कोशिश किया है मैंने प्रोवाइड कराया है, और न होने देंगे, कोशिश करेंगे इस चीज को। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।